तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन पावर इन स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में पावर, देखिए स्टार कनेक्शन क्या है, ये स्टार कनेक्शन है। तो ये फेज हो गया, दिस इज फेज 1 सपोज, दिस इज फेज 2, आपको समझाने के लिए दिस इज फेज 3। तो हर एक फेज में पावर क्या होगी, यहां पर पहले एक एक फेज में पावर, टोटल पावर कितनी होगी। और पावर होती क्या है, आपने एसी सर्किट के केस में पावर पता है आपको क्या होता है, वी आई कॉस फाई, मीन्स जो उसमें वोल्टेज है, जो उसमें करंट है, मल्टीप्लाइड बाय द कॉस फाई, वेयर कॉस फाई इज द पावर फैक्टर एंड फाई इज द, व्हाट इज फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, जो नेट वोल्टेज एंड नेट करंट है। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि जो टोटल पावर होती है, टोटल, देखिए पावर में तीनों पावर हम डिस्कस करेंगे, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। ओके, so total active power or real power in the circuit is sum of the individual three phases power। ठीक है, तीनों फेज की पावर को अगर हम सम करें तो सबसे पहले पावर पर फेज हम देखेंगे, फिर सम करेंगे। तो टोटल पावर पर फेज, तो एक फेज की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर वी आई कॉस फाई, बट वी क्या होगा, फेज वोल्टेज, आई क्या होगा, फेज करंट, और कॉस फाई। ठीक है, तो ये टोटल पावर पर फेज कितनी हो जाएगी, वीपीएच आईपीएच कॉस फाई। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं टोटल पावर इन ऑल थ्री फेजेस इक्वल्स टू 3 वीपीएच आईपीएच कॉस फाई, राइट। अब आप ये देखिए कि अगर इस 3 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, 3 वीपी रूट 3 वीपीएच रूट 3 और आईपीएच कॉस फाई। रूट 3 पीएच इज इन स्टार कनेक्शन, दिस इज वी एल, रूट 3 जो है एज इट इज हमने लिख लिया। आईपीएच इज नथिंग बट आई एल इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, कॉस फाई। So ये टोटल पावर कैपिटल P and this total power is active or real power is root 3 VL IL cos phi, और इसकी जो यूनिट होती है वाट या किलोवाट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एक्टिव पावर हो गया, ये जो पावर है दिस इज एक्टिव पावर। सेकेंड पार्ट हम इसका रिएक्टिव कंपोनेंट सॉल्व करेंगे। तो टोटल रिएक्टिव पावर दैट इज Q, इट विल बी, ये कॉस है तो उसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, साइन होगा रिएक्टिव पावर में, रूट 3 VL IL साइन फाई, दिस इज रिएक्टिव पावर। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR, राइट। नेक्स्ट इज टोटल apparent power or complex power। And this is represented by S equals to root P square plus Q square, right। तो P और Q, इसको जो आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3 VL IL, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर और किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये हो गया टोटल एक्टिव पावर, टोटल रिएक्टिव पावर एंड टोटल अपरेंट पावर इन 3 फेज स्टार कनेक्शन, माइंड इट, स्टार कनेक्शन। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर जो हमने रिलेशन लिया है VL इक्वल्स टू √3 VPH हमने रिलेशन लिया है। तो आई होप कि ये पावर कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए, सो हियर इज द क्वेश्चन, a 3-phase star connected system with 400 line to line voltage जो given है, L to L means line to line voltage is connected to the 3 loads 25 angle 0, 11 angle -20 degree and 15 angle 0 ohm। तो स्टार कनेक्टेड में जो 3 लोड्स होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, उनके ये इम्पीडेंसेस गिवन है। ठीक है, तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम विथ 400 लाइन टू लाइन इज कनेक्टेड टू 3 लोड, और ये तीनों लोड कैसे कनेक्टेड है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल्सो कनेक्टेड इन स्टार। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि एक एंड तो होता है पावर सिस्टम जहां से पावर जनरेट होकर के सप्लाई हो रही है, और एक एंड होता है लोड, इंडस्ट्री या होम जहां पर आप यूज कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये लाइंस आती हैं, तीनों फेज RYB विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल अगर स्टार कनेक्शन है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ये लोड जनरेशन साइड स्टार कनेक्शन है तो ये लोड साइड स्टार भी हो सकता है, या दूसरा फॉर्म जो डेल्टा अभी हमने डिस्कस नहीं किया वो भी हो सकता है, या फिर ये दोनों स्टार हो सकते हैं, या फिर ये डेल्टा हो सकता है और ये स्टार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, जनरेशन साइड भी स्टार है और लोड साइड भी स्टार कनेक्शन है। इतना समझ में आ गया? तो आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द लाइन करंट, पावर एंड द करंट इन द न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर गिवन क्या है, लोड कैसा है हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने बॉक्स से रिप्रेजेंट किया, और तीनों ये लोड 120 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। ठीक है, तो ये सपोज Z1, Z2 एंड Z3 यहाँ पे हैं, स्टार कनेक्शन है, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, नोड हो गया, न्यूट्रल नोड। तो ये आपको माइंड में हमेशा रखना है पिक्चर। अब यहाँ पर गिवन है Z1 25 एंगल 0, Z2 11, और इसका जो एंगल है या फेज है वो कितना है, -20 डिग्री, एंड Z3 इज 15 एंगल 10 डिग्री। ये ओम्स में गिवन है। ठीक है, इम्पीडेंसेस गिवन है, आपको फाइंड करना है लाइन करंट, पावर एंड द करंट इन द न्यूट्रल। ठीक है, तो जो भी इसमें लाइन करंट्स होंगी, ये IR, IY और IB, ये जो लाइन करंट्स होंगी वही फेज करंट्स हैं। तो इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट्स इक्वल्स टू फेज करंट्स। फेज करंट फाइंड आउट करेंगे फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव फेज इंपीडेंस। ठीक है, तो यहां पर रेस्पेक्टिव फेज इंपीडेंस आएगा, तो यहां पे लाइन करंट और फेज करंट इक्वल्स टू फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय द फेज इंपीडेंस, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फेज वोल्टेजेस फाइंड कर लें, फेज इंपीडेंस गिवन है, तो हर एक लाइन की करंट हमें मिल जाएगी। तो फेज वोल्टेज होगा क्या यहां पे, ये देखते हैं। आपको पता है कि लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है, VL इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है फेज वोल्टेज VPH, ये हो जाएगा VL अपॉन √3। ओके, VL कितना है, लाइन वोल्टेज गिवन है, लाइन टू लाइन वोल्टेज इज 400 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन √3, दैट कम्स नियर अबाउट 231 वोल्ट। ठीक, ये हमें मिल गया, राइट। तो हम IR, IY, IB लिखें, या फिर Z1, Z2, Z3 लिखा है तो 1, 2, 3 टर्मिनल ले लें, और I1, I2, I3, ये आपका कन्वेंशन है, आप एग्जामिनेशन में फ्री हैं
कोई भी नोटेशंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देयरफॉर लाइन करेंट्स IR equals to VPH upon Z1, that is 231 upon Z1 है 25 एंगल 0। तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.24 एंगल 0 है, तो न्यूमरेटर में भी सेम एंगल रहेगा 0 माइनस 0, क्योंकि फेज वोल्टेज का भी एंगल कितना है 0। नाउ जो सेकेंड करंट है IY, दैट इज VPH अपॉन Z2, और Z2 की वैल्यू कितनी 11 एंगल माइनस 20 डिग्री, तो यहां पर आप लिखेंगे 231। यहां पर तो 231 0 था। अब जो नेक्स्ट फेज हम लिख रहे हैं फेज 2, तो इसका एंगल कितना होगा, और ये तो आपको गिवन है। यहां पर माइंड आपको यूज करना है। जनरली होता क्या है कि आप लोग करते क्या है कि 231 आपने एक बार फेज वोल्टेज सॉल्व करिए और 231 लेके चले गए। मैंने आपको बताया था सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, जहां पर भी AC आता है वहां पर उसका फेज डिफरेंस या एंगल हमेशा पिक्चर में आना है और उस पर आपको फोकस करना है। तो ये जो 231 सेकेंड फेज है, हर एक फेज 120 डिग्री अपार्ट है। तो जो फर्स्ट फेज का वोल्टेज था उसकी वैल्यू तो मैक्सिमम वोल्टेज तो सेम रहेगा 231 वोल्ट, ठीक है, बट उसमें एंगल चेंज कितना होता जाएगा 120 डिग्री एंगल चेंज होता जाएगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं RYB, तो RYB जो यहाँ पर हम ले रहे हैं 231, दूसरा माइनस 120 डिग्री और तीसरा हो जाएगा माइनस 240 डिग्री या फिर प्लस 120 डिग्री। तो एंगल आपको हमेशा कंसीडर करना है। तो जो फेज वोल्टेज 2 हो जाएगा वो माइनस 120 डिग्री यहाँ पर आना ही आना है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 120 डिग्री प्लस 20, ये एंगल कितना हो जाएगा माइनस 100, ठीक है। नेक्स्ट इज IB V फेज 3 डिवाइडेड बाई Z3, ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा 231 एंगल माइनस 240 डिग्री अपॉन जो इसका इम्पीडेंस है वो कितना है 15 एंगल 10 डिग्री, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 230 120 प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो ये प्लस 120 डिग्री हो जाएगा। कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं जनरली हम प्लस 120 डिग्री यूज करेंगे अपनी एनालिसिस में। तो ये हो जाएगा 15.4 एंगल 110। तो ये हमें मिल गई लाइन करंट्स या फिर कहेंगे फेज करंट्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पावर एंड करंट इन द न्यूट्रल। तो अब सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हैं, लाइन करंट्स हमने सॉल्व कर लिया IL1 IL2 IL3। अब हम आते हैं पावर, और ये लाइन करंट्स फेज करंट्स दोनों इक्वल हैं। एज ए रिजल्ट हम यहां पर मेंशन कर देते हैं लाइन करंट्स ये हमने सॉल्व कर दिया। नाउ हर एक फेज में पावर P1 इक्वल्स टू क्या होगा VPH1 I1 cos फाई। अब यहां पे V और I के बीच का एंगल देखना है, ठीक है। तो VPH1 I1 cos फाई हम जनरली अभी यहां पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। VPH1 कितना है हमने सॉल्व किया अभी यहाँ पे 231 एंगल 0। I1 चाहे वो आप लाइन करंट यूज करो चाहे फेज करंट यूज करो दैट इज 9.24। तो यहाँ पर अगर हमको लिखना है तो 231 एंगल 0 मल्टीप्लाइड बाय द लाइन करंट 9.24 एंगल 0 इंटू कॉस
फाई। यहां पर ये जो लाइन करंट और फेज करंट है इसमें एंगल कितना रहेगा, जो फेज डिफरेंस है 0, तो यहां पर कॉस 0, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 213 वाट। अगर कोई डाउट है तो अभी क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है आपके माइंड में डाउट है कि ये 0 एंगल कहां से आ गया। सेकेंड फेज में अगर पावर आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा VPH2, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं √3 VL cos phi, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो VPH2 I2 cos phi, यहां पर हम I1 I2 की जगह RYB यूज करेंगे, तो इसको हम अब यहां पे फाई एंगल कितना होगा, देखिए V और I के बीच एंगल वही होगा जो कि इम्पीडेंस और उसका टोटल फेज वोल्टेज का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि फेज करंट और फेज वोल्टेज के बीच जो एंगल होता है वो लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है 5 डिग्री का, ठीक है। इनिशियली वो 5 0 है क्योंकि उसका इम्पीडेंस जो था, आप यहां पर देखिए, आइए वापस, इम्पीडेंस के बीच में एंगल 0 था। अब आप कहेंगे कि इम्पीडेंस में एंगल 0 था तो वी आई के बीच में एंगल 0 कैसे होगा, ये कैसे आप मान लेंगे। जेड होता क्या है, V/I, इन दोनों के नेट एंगल 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर A है और यहाँ पर B है तो ये आ जाएगा V/I एंगल A-B। A-B 0 तभी होगा जब A और B सेम लाइन में होंगे। अगर A 20 तो B 20 भी होगा, A 30 है तो B 30 होगा। इसका मतलब वो V और I यहाँ पे जो फेज करंट एंड फेज वोल्टेज हैं वो सेम फेज में होंगे, कोई भी लैगिंग एंड लीडिंग नहीं होगा। सेकंड में आते हैं, सेकंड में एंगल -20 डिग्री है, तो यहां पे कहने का मतलब है A-B क्या है, -20 डिग्री। अगर A 0 है तो B क्या होगा 20, तभी -20 आएगा। A 20 है तो B कितना आना चाहिए 40, लेकिन इम्पीडेंस का जो नेट डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 डिग्री। इसका मतलब इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना आएगा 20 डिग्री का। थर्ड केस में आते हैं Z3, टोटल एंगल डिफरेंस कितना है, जो एंगल डिफरेंस A-B आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 डिग्री का, यानी कि V और I के बीच हमेशा फेज डिफरेंस 10 डिग्री रहेगा, राइट, और ये +10 है। तो आप कहेंगे कि ये फेज फाई हम कहां से सॉल्व कर रहे हैं, इम्पीडेंस से सॉल्व कर रहे हैं। जो इम्पीडेंस का एंगल है वही उनके बीच में फेज डिफरेंस है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको तुरंत यहां से आइडेंटिफाई करना है, टाइम नहीं लेना है। तो ये सब कुछ आएगा प्रैक्टिस से। समझ में आ गया, तो इसको आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं P2 P3 क्या होंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 231 एंगल -120 डिग्री, और IY अभी आपने सॉल्व किया है कितना 21 एंगल -100 डिग्री और cos 20। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4558.45। अब एक यहाँ क्वेश्चन और आता है, आप कहेंगे कि एंगल आप -120 ले रहे हैं, -100 ले रहे हैं, और जबकि जो टोटल नेट आंसर आपने फाइंड किया यहाँ पर एंगल का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, जबकि नेट एंगल मल्टीप्लीकेशन में -120 -100 -220 आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर जो होती है हमेशा और हमेशा रेजिस्टेंस की वजह से आती है, सिंगल फेज में आपने देखा है, ठीक है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव की वजह से जो पावर होती है वो 0 होती है, इसलिए उसके एंगल पार्ट कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये आपको इरेज करना है, ये आपको इरेज करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है V और I के बीच में वो कंसीडर करना है, ठीक है। समझ में आ गया। थर्ड VPH3
इनके बीच एंगल कितना है 10 डिग्री। तो ये जो सॉल्व होके आएगा 3503, ये सब वॉट्स में है। सो टोटल पावर कितनी हो जाएगी इन ऑल थ्री फेजेस, P1 plus P2 plus P3, that is 10195.81 watt, or we can write 10.2 kilowatt। जब तक कहा ना जाए रिएक्टिव पावर सॉल्व करना है, अपेरेंट पावर सॉल्व करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपके पास टाइम है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है that is current in the neutral। तो आप देखिए न्यूट्रल पे तीनों करंट्स आती हैं, कौन कौन सी, IR, IY, IB। तो वहां पर KCL यूज करेंगे तो IN इक्वल्स टू IR प्लस IY प्लस IB। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम हिंट आपको दे रहे हैं कि तीनों इम्पीडेंसेस डिफरेंट हैं, तीनों इम्पीडेंसेस के एम्पलीट्यूड आप देखें डिफरेंट है। तो ये बैलेंस्ड लोड नहीं हुआ, ये अनबैलेंस्ड है। और जहां पर भी अनबैलेंस्ड लोड होगा वहां पर न्यूट्रल करंट सॉल्व होगी, अदरवाइज इक्वल टू 0 होगी। तो इनको आप ऐड करेंगे, कौन कौन सी करंट्स, आप यहाँ पोलर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में चेंज करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और देन उसको अगेन पोलर में आप कन्वर्ट करेंगे। ये आपका होमवर्क है, अच्छे से आता है आपको कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे करंट इन द न्यूट्रल इज दिस, IN इक्वल्स टू IR प्लस IY प्लस IB। आई होप कि इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा।